सिंध की हज़ार साल पुरानी तहजीब मोहनजो दाड़ो में भी 25 करोड़ का टीका लगा दिया। मोहनजो दाड़ो में आपने देखा था अजरक की इन्होंने लुंगियां बांध दी। लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर। जो है सिंध हाई कोर्ट ने जारी किया है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बिल्कुल अपनी अदालतों का सूबे सिंध के उन गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन करप्ट अफसरान में जिनमें डायरेक्टर जनरल मंजूर कनासरो, उनके भाई जो इस वक्त जेल में है रोशन कनासरो, जेल में होते हुए भी अभी तक ओहदे पर विराजमान है, हाकिम राहूजो और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो, नवाज अबड़ो, जहीर शेख, उसके साथ सेक्रेटरी खुद अकबर लिगारी जो कनाडा में रह उसकी रहायश है सिंध में, उसको कोई कंसर्न नहीं है कि वो करे, और सूबाई वजीर सरदार शाह, इन तमाम लोगों ने एक माफिया बनाई हुई थी जिसके खिलाफ मैं अदालत में गया कि उन्होंने हकायक देखकर जो फैसला दिया है कि ये अफसरान फौरी तौर पर उनको ओहदों से हटाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज करप्शन की एक ऐसी दास्तान सुनवाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप हैरान ज़रूर होंगे। मुझे पता है कि सिंध के अंदर करप्शन के स्कैंडल्स कोई नई बात नहीं, इस पर कोई हैरानी भी नहीं होती, लेकिन ये कहानी आपको ज़रूर हैरान करेगी। और इस पर मैंने खुद भी लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि हाई कोर्ट से भी फैसला जीता, लेकिन उसके बावजूद माफिया इतनी ताकतवर थी कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब 3-4 साल के बाद दोबारा ये फ़ाइल खुली है और इसमें कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं जिस पर मैं आज बात करूंगा, और इसके साथ साथ आपको एक लेटेस्ट अपडेट भी बताऊंगा कि 7 अप्रैल 2026 को हुकूमत सिंध महकमा सकाफ़त की जानिब से एक ख़त जाता है सिंध पुलिस को कि एक गाड़ी है जिसका नंबर है BD9812, ये टोयोटा सर्फ गाड़ी है। ये एक शख्स सिंध गवर्नमेंट के महकमा सकाफ़त का लोगो लगा के ये चला रहा है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस गाड़ी को बोर्ड बेसन पुलिस 14 अप्रैल 2026 यानी कुछ दिन पहले पकड़ती है और इसकी FIR फर्स्ट टाइम रजिस्टर होती है। बावजूद इसके कि इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि इस गाड़ी को छोड़ा जाए, और ये गाड़ी जो जिस शख्स की है एक्चुअली वो फ्रंट मैन भी है और एक छोटा सा मुलाजिम भी है। इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रहीम खान के नाम पर है। रहीम खान माली तौर पर इतना मुस्तहकम नहीं कि उसके नाम पर इतनी बड़ी गाड़ी हो। ये एक्चुअली गाड़ी है डायरेक्टर PDMI सेल साबिक जो कल्चर डिपार्टमेंट के हैं रोशन कनासरो, उनका है, उनकी गाड़ी थी है। और रोशन कनासरो एक सिर्फ मामूली एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फ़िल्म है। ये नेब के केस में नेब जब तफ्तीश कर रही थी महकमा सकाफ़त के करप्शन को, तब उसको गिरफ़्तार किया था और ये जेल भी काट गया था। लेकिन ये इतना ताकतवर था कि उस वक्त सूबाई वज़ीर से सरदार शाह ने मुबैना तौर इस शख्स को जेल से भी महकमा चलाने के अख्तियारात दिए थे। और उस वक्त में ये ख़बरें अपने TV चैनल पर चलाता रहता था, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे मंजूर कनासरो, वो डायरेक्टर जनरल थे, ये एक डायरेक्टर थे, और इसके नीचे एक हाकिम राहूजो थे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इन तीनों की कहानियाँ क्या है, इन्होंने किस तरह से एक गैंग बनाई और सिंध हुकूमत के इस महकमा सकाफ़त के ख़जाने को किस तरह से लूटा, और वो भी जिसमें आप सिंध की तारीख़ पर प्राउड करते हो, उसको बचाने की बातें करते हो, उसके नाम पर इन्होंने वज़ीर के नाक के नीचे बैठकर जितनी लूट मार मचाई वो कोई करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए में है। और इन्होंने अरबों रुपए की जायदादें भी बनाई, जिसके सबूत भी मैं खुद एंटी करप्शन और नेब को दे चुका था। लेकिन नेब में उस वक्त ऐसी डीलें चल रही थी कि उनकी फ़ाइलें स्लो होती गईं और इस मामले को इतना जो है ना कॉम्प्लिकेटेड किया गया कि अब जाके वो दोबारा फ़ाइल वापस हुकूमत सिंध को भेजी गई है कि इस मामले को या तो रफ़ा दफ़ा करो, क्योंकि लेन देन हो चुकी है। अब ये सारा मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये मंजूर कनासरो तकरीबन कोई 90s के ज़माने में मामूली एक शख्स था, चपरासी की नौकरी लेने गए थे मुबैना तौर पर, और रोशन कनासरो रक्षा चलाते थे लाड़काना में, हाकिम राहू जो सब्जियां बेचते थे और इसके साथ कार लिफ्टिंग के मुबैना बिजनेस में मुलविस थे उस ज़माने में, और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो ये गधा गाड़ी चलाते थे शिकारपुर में। अब इनकी आपस में मुलाकात कैसे हुई ये मुझे पता नहीं, लेकिन मंजूर कनासरो आए थे नौकरी लेने और इसको फिर वहाँ से इनकी लग गई। और उस वक्त जो साबिक वज़ीर आला सिंध रहे सैयद कायम अली शाह, उनके करीबी साथी हैं, मंगी साहब हैं, उनके भी दोस्त थे, और किसी तरह से इनको जॉब लग गई और इन्होंने वहाँ से तरक्की करना शुरू की। अब तरक्की करने के कई राज हैं, आप अगर इसके पीछे जाएंगे तो इनके ऊपर मुजरा कराने का भी मुकदमा दर्ज हो चुका है लाड़काना संबारा में। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं
मंजूर कनासरो बड़ा भाई, उसका छोटा भाई रोशन कनासरो, फिर हाकिम राव जो इनकी दोस्ती में आ गया, और ये गैर कानूनी तरीके से किसी और डिपार्टमेंट से उनको लाकर सिंध इसमें महकमा सकाफ़त के अंदर अकाउंटेंट बनाया गया। इसके नीचे भी हैं, एक पूरी टीम है, ज़हीर शेख और कुछ और लोग भी हैं। लेकिन इन्होंने जब ये कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता संभालना शुरू किया तो उस वक्त इनको ख़याल ये आया कि मिल के क्यों ना काम किया जाए। लेकिन इनकी फिर भी इतनी ताकत नहीं थी कि ये सिंध के इस पूरे ख़जाने को लूट सकें या महकमे के अंदर कोई बड़ा माफिया बना सकें। जब सूबाई वज़ीर सरदार शाह, एक शायर, अदीब, लफाजी करने के माहिर, ये वज़ीर सकाफ़त बने, तो इनके साथ मुबैना तौर पर इनकी डील हुई कि जनाब आली आप हमें एक डिपार्टमेंट बना के दें, PDMI सेल। अब ये डिपार्टमेंट मतलब इतना एक्टिव नहीं था, ये इन्होंने किसी तरह से पैरेलल डिपार्टमेंट बनवाया, जो इलीगल कहा जाता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर PND नहीं बन सकता, क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑलरेडी है हुकूमत सिंध का। और उसके बावजूद सिर्फ ये वाहिद डिपार्टमेंट था जिसमें इन्होंने PDMI सेल बनाया, जो इलीगल था। और इस सेल को अरबों रुपए के ठेके इनके नाम पे आ गए, ये खुद बनाते थे, खुद ही अप्रूवल दिलाते थे, और इसी तरह से इन्होंने एक ही ठेकेदार पकड़ा हुआ था, वलीउल्लाह भुट्टो। 2012 से लेकर तकरीबन 2018, 19, 20 तक इन्होंने 18 अरब रुपए के ठेके सिंध हुकूमत के जो महकमा सकाफ़त के थे, जिसमें बम्भोर आर्कियोलॉजिकल साइट, मोहनजोदड़ो, मकली, उमरकोट और बहुत सारे किले, और उसके साथ बाकी जो आसार कदीमा की साइट्स थी उनको बचाने के नाम पर ये इस शख्स को ठेका देते थे जिसको कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी। मोहनजोदड़ो की करप्शन सबके सामने है, मोहनजोदड़ो तबाह हो गया, और इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिन पर माहिरीन को जो है हैरत हुई। मिसाल के तौर पर उमरकोट किले का जो दरवाज़ा है वो इन्होंने 3 करोड़ रुपए में बनाया। अब ये सिर्फ फ्रंट जो डोर है उसके बारे में साबिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी हुई है। ये वो शहर है जहां उमरकोट का किला है, वो सूबाई वज़ीर का अपना घर है, और उसके बावजूद उस शहर के उस किले के नाम से भी इन्होंने बख्शा नहीं किसी चीज़ को। और इन शख्स ये मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो ने तकरीबन एक ही ठेकेदार को मुख्तलफ नामों से, मुख्तलफ कंपनियों से के नाम पर इसको ठेके देते गए, और ये तकरीबन जो मेरा अंदाज़ा है 18 अरब रुपए इन्होंने इस जाली ठेके इन्होंने बांटे थे उस वक्त। और अभी तो इन्होंने 1.5 अरब रुपए अभी रिसेंटली इन्होंने ठेका जाली दिया, और उससे इन्होंने भैंसों का बाड़ा बनाया है। वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कि इन्होंने भैंसों का बाड़ा कहाँ बनाया है और किस तरह से इन्होंने ये सारा खेल किया है, और अब क्या इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। एनीवे, ये सिलसिला इन्होंने चलता रहा, और इन्होंने एक माफिया बनाई हुई थी, किसी को पता नहीं था, और मुझे अचानक ये सबूत मिलना शुरू हुए। और इनकी प्रॉपर्टीज़ के पीछे जब मैं गया तो मैं हैरान हो गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ 1, 2, 3, 4 नहीं, दर्जनों में थी। इवन दुबई के अंदर लग्जरी अपार्टमेंट इनके अपने भाइयों के नाम पर इन्होंने लिए हुए थे। इनका एक और भाई है जो सेसी लेबर डिपार्टमेंट में, जहां हमारे मोहतरम सईद गनी साहब कहते थे कि मैं ईमानदार वज़ीर हूँ, उनके नाक के नीचे वो शख्स वहाँ करप्शन करता रहा, और वहाँ भी मुलाजमीन नादिर कनासरों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहे, लेकिन किसी वज़ीर को जुर्रत नहीं हुई कि उनको हटाए, क्योंकि ये शख्स कमाऊ पूत थे। और ये 4 भाई हैं, लेकिन चारों ने जिस तरह से काम किए हैं आप सोच नहीं सकते। इनका एक भाई था जो दुबई में रहता था, उनको इन्होंने जॉब छुड़वा के दुबई में लगवाया कि यहाँ का पैसा वहाँ लगाएंगे, इसलिए तुम्हारा वहाँ होना ज़रूरी है। बहरहाल हमारी इंक्वायरी के बाद उनको भी वापस आना पड़ा, उनके ख़िलाफ़ भी नेब ने तफ्तीश की, इनकी फैमिलीज़ के अकाउंट्स की छानबीन हुई, और उसमें पता चला जो एंटी करप्शन ने रिपोर्ट दी नेब को भेजी, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा कि इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उनमें गुलिस्तान जौहर में इनके प्लाज़ा, ज़मीनें, फार्म हाउस, और लाड़काना में एक सोसाइटी बन रही है जो सोसाइटी सबसे ज़्यादा महंगी तरीन है, उनमें भी रोशन कनासरों के बेटे आरिफ कनासरों का हाथ है। और इन्होंने सारी प्रॉपर्टी जो ख़रीदी वो कैश में ख़रीदी। मिसाल के तौर पर एक एग्रीमेंट हमें मिला जिसमें हाकिम राव जो एक सब्ज़ी फ़रोश था, उनकी प्रॉपर्टीज़ का जब अंदाज़ा लगाया तकरीबन 2 अरब रुपए की उसकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ नामों पर थी वहाँ,
اس وقت 80 کروڑ روپے کی تو صرف ہمیں لیاری کے اندر اور کراچی ڈسٹرکٹ ڈویژن کے اندر ہمیں ان کے ثبوت ملے، جس میں ایک اسکول تھا، الائڈ اسکول، پوری بلڈنگ تھی، ایک پلازا تھا، پھر لیاری کے اندر ایک پورا پلازا ان کا اپنا تھا، پھر زمینیں انہوں نے مختلف ڈسٹرکٹس میں لی تھیں، وہ الگ تھیں، وہ بھی کروڑوں روپے کی تھی۔ تو اس طرح سے صرف 80 کروڑ روپے کی تو پراپرٹیز وہاں ہم نے ڈھونڈی، اور اس کی سابق بیوی نے بھی یہی الزام ان کے اوپر عائد کیا تھا، جن کو انہوں نے گرفتار بھی کرایا، ان کے اوپر کیسز بھی کرائے، اور بیٹوں کے ذریعے ان کو مار بھی پڑوائی۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا اور میں ان کے خلاف ہائی کورٹ میں چلا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے اوپر اتنے سارے مقدمات کرائے تھے کہ یہ ہر طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے میں یا تو چپ ہو جاؤں یا میں گرفتار ہو جاؤں۔ الحمدللہ یہ گرفتار تو نہیں کروا سکے، اور انہوں نے میرے چینل پہ بھی پریشر ڈالا، لیکن انتظامیہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پھر ہم نے ایف آئی اے میں بھی ان کے خلاف کیس کیا، اور اس میں ڈائریکٹر جنرل کا موبائل بھی ضبط کیا گیا، لیکن ہر جگہ پیسہ چلتا ہے، اور پیسہ چلتے چلتے یہ کیس تھم گیا۔ اینٹی کرپشن نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، تو اس وقت جو انکوائری آفیسر تھے ضمیر عباسی، ان کو بھی انہوں نے عہدے سے ہٹوایا، کیونکہ انہوں نے روشن کناسرو کو 3-4 بار بلایا تھا، وہ نہیں جا رہے تھے، اور بیان قلم بند کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ریکارڈ کروائیں اپنا اسٹیٹمنٹ، ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو ضمیر عباسی نے جاتے جاتے یہ رپورٹ نیب کے حوالے کرائی، اور اس پر جو اس وقت کے چیئرمین اینٹی کرپشن تھے وہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللیگل ہے، آپ نے کیسے ہمیں بائی پاس کر کے یہ رپورٹ دی۔ بہرحال اینٹی کرپشن سے جب رپورٹ نیب میں گئی تو نیب کے جو انٹیلیجنس اس وقت کے افسر تھے اور دیگر تھے، انہوں نے بھی اس پر بہت ہاتھ صاف کیا۔ ہم ایک شخص کو بڑے ایماندار سمجھتے تھے، محترم جناب جو سابق ڈائریکٹر تھے نجف مرزا صاحب، انہوں نے بھی ایک وکیل ہیں لاہور کے، جو آج کل آپ کو بڑے پاپولر نظر آتے ہیں، وکیل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ٹی وی پہ تجزیہ کار بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس وکیل کے ذریعے کیونکہ اس وکیل نے پہلے ہمارے چینل پہ آ کے کناسرو سسٹم کی جو فائل دیکھی اور پڑھی تو پتہ، انہوں نے بولا کہ یہ تو سزا ہوگی، لیکن اسی کے اندرونی کھانا ان سے ڈیل کر کے ان کے یہ وکیل بن گئے، اور ٹھیک ٹھاک وہاں پیسہ چلا، اور اسی وکیل کے ذریعے ہی انہوں نے نجف مرزا صاحب پر کوئی سفارش کرائی یا کیا، کیونکہ اتنا تو پتہ ہے کہ نجف مرزا صاحب پیسے لے نہیں سکتے، رشوت نہیں لے سکتے، نہ اس کر سکتے، لیکن انہوں نے ہاتھ ہولا رکھا، اور ان کے نچلے جو افسران تھے انہوں نے ان سے ٹھیک ٹھاک کمائی کی۔ لیکن اس دوران ایک اور کیس تھا جس میں سپریم کورٹ کے باہر سے روشن کناسرو گرفتار ہوئے۔ روشن کناسرو جب گرفتار ہوئے تو ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور اس وقت بھی صوبائی وزیر سردار شاہ مبینہ طور پر ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، کئی دنوں تک تو ان کو عہدے سے ہٹایا بھی نہیں گیا تھا۔ جب یہ جیل میں تھے تو وہاں جیل سے بیٹھ کے یہ ڈپارٹمنٹ چلاتے تھے، اور ولی اللہ بھٹو کو ٹھیکے ملتے رہے۔ ولی اللہ بھٹو کئی بار بلیک لسٹ بھی ہوئے، پھر دوسری کمپنی بنا کے آ جاتے تھے، بلیک لسٹ کرنے والوں کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے تھے، آرڈر لے کے آتے تھے، اور آرکیالوجیکل سائٹس پر جو بھی کام چلتا ہے وہ کوئی کام نہیں تھا۔ نارمل اینٹیں وہاں نہیں چلتی کہ گھر بنا رہے ہو، وہاں ایک جو ہے نا ایک ایکسپرٹ چاہیے، اس کام کا ایک الگ ایسا ٹھیکیدار چاہیے، ایسی فرم چاہیے جس کو آرکیالوجیکل سائٹس کو پرزرو کرنے کا جو ہے نا تجربہ ہو۔ لیکن یہ ایک معمولی ٹھیکیدار جو ریتی بجری چلانے والا اور ریت سے کام چلانے والا، اس کے ذریعے اربوں روپے کے ٹھیکے دیے گئے، مگر کبھی بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ اور اس طرح سے اب ریسنٹلی نیب نے یہ فائل واپس کی ہے حکومت سندھ کو، اور حکومت سندھ نے دوبارہ ان کے خلاف فائل کھولی ہے۔ مجھے جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اتنی پاورفل سندھ میں ہے نہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کرے گی، یہ فائل شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اب صوبائی وزیر جو ذوالفقار شاہ ہیں، ان کے بارے میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان پر ایکشن لیا، ان کو عہدوں سے ہٹوانے کے لیے کوشش کی، لیکن ہائی کورٹ نے ریسنٹلی ایک فیصلہ دے کے روشن کناسرو کو عہدے سے ہٹایا، جو اس عہدے سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور سردار شاہ اس وقت وزیر نہیں ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، لیکن اس کے باوجود ان کی سپورٹ مکمل طور پر کناسرو سسٹم کے ساتھ رہی ہے۔ یہ کناسرو سسٹم کی گونج ایوانوں میں بھی رہی ہے۔ ولی اللہ بھٹو کے خلاف سکھر، لاڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ، مکلی، ہر جگہ پہ مظاہرے بھی ہوئے، مگر اس کے باوجود یہ کناسرو سسٹم اتنا پاورفل تھا کہ انہوں نے بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے اپنی دھڑا دھڑ پراپرٹیاں بنائی، اور ریسنٹلی خریدا ہے روشن کناسرو نے، جس کی میرے پاس لوکیشن بھی آئی ہوئی ہے، اور یہ باڑہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں
पता नहीं कितने 100 जो है ना भैंसें आती हैं, जानवर आ रहे हैं, उसके अंदर जदीद मशीनें लगी हुई हैं, और ये सब जो है ना वलीउल्लाह भुट्टो और जो दीगर ठेकेदार उन्होंने मिलके ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया। वज़ीर साहब को पता चला, वज़ीर साहब ने इस ठेके को रुकवाने की भी कोशिश की, लेकिन इन्होंने खामोशी से ही ठेका दे दिया था। पैसे भी शायद रिलीज़ हो गए हैं, और उसके बाद ये फ़ाइल भी वापस आ गई, जिस पर सीएम को भी पता चला। सीएम ने भी कहा कि ठीक है आप कार्रवाई करें, लेकिन ये पावरफुल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। और इस फार्म है, इसका नाम है सजाद डेयरी मिल्क फार्म, और सजाद डेयरी मिल्क फार्म का जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू और उसके अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिस तरह से काम है, वो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये बिल्कुल ठेके के बाद ली गई है, ठीक है। अब ये सारा मामला चल रहा है, और ये रोशन कनासरो, ये इनके जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद इतनी है कि इतना तो किसी बादशाह के पास भी नहीं हो सकती। और इनके लाड़काना में घर हैं, कराची में 3-4 घर हैं, 3-4 शादियां की हुई हैं। इसके साथ हैदराबाद में भी ये जो इनका घर है, और कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर इनकी इतनी धाक, इतना वो नाम है, मतलब इतना खौफ है कि इसके बगैर कोई चीज़ नहीं चलती, क्योंकि ये वाहिद मिनिस्टर हैं जिसने शायद स्टैंड लिया है इनके ख़िलाफ़। और इनके ख़िलाफ़ स्टैंड लेने के बाद अब जुल्फ़कार शाह के ख़िलाफ़ इन्होंने मदद ली है सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान जो अली हसन बरोई हैं, जिसकी कहानी आपको देखनी है तो ज़रूर सर्च करें, पता लग जाएगा। ये वो शख्स हैं जिस पर हमारे प्रेसिडेंट साहब आजकल मेहरबान हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हैं, और पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अली हसन बरोई का किरदार आपको पता है कि कितना ज़्यादा अहम है। अब रोशन कनासरो को बचाने के लिए उनके भाई जो मंजूर कनासरो हैं, या इस केस को रुकवाना या ख़त्म करना, या मिनिस्टर को ओहदे से हटवाना, या सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कराने के लिए उन्होंने अली हसन बरोई की मदद इसलिए ली है कि अली हसन बरोई और मंजूर कनासरो आपस में लंगूटिया यार है, ठीक है। बड़े अरसे से इनकी पुराने ज़माने की दोस्तियाँ, और ये अभी कार्रवाई चल रही है। इसमें ये जो रहीम खान है जिसको गिरफ़्तार किया गया है, ये भी उसी का नतीजा है कि इन्होंने मिनिस्टर को धमकियां दी हैं मुबैना तौर पर, और मिनिस्टर को ओहदे के वजारत ख़त्म कराने के लिए भी जो ज़राए बता रहे हैं कोशिश की जा रही है। ये इतना पैसा चला रहे हैं कि इन्होंने कहा है बरोई साहब को कि आप मेहरबानी करके प्रेसिडेंट साहब से बात करें और इस वज़ीर की नौकरी ख़त्म करें और हमारा ये केस ख़त्म हो जाए। अब इसके लिए ज़ाहिर है कोशिश की जा रही है, और ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इस सारे में आपको बता दूं कि ये मैं पहले ही जस्टिस अदनानुल करीम साहब थे, उनके सरबराही में एक बेंच थी जिसने डिसीजन दिया था मेरे केस में कि ये ना सिर्फ ये बल्कि करप्शन का केस किसी के ऊपर भी है उसको उस अफसर को ओहदे पर बिठाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हुकूमत सिंध उस फैसले को अमल नहीं कर रही थी, और अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। और मुझे ये लग रहा है कि नेब ने जो ये केस भेजा है, हालांकि नेब की जुडिक्शन है, उसके बावजूद उन्होंने इसलिए भेजा है कि नेब के पर कट चुके हैं और एंटी करप्शन ये मामले को रातों रात सेट भी कर सकती है, पैसे भी चलेंगे, और इन कनासरो सिस्टम की जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं इनका भी जो है ना मामला क्लियर हो जाएगा। अब ये छोटे मुलाजमीन जो इतने बड़े ओहदों तक पहुँचे हैं, इनकी रिसेंटली जो कार्रवाई है वही 1.5 अरब की है। तो आप पहले सोचें कि जब कोई सिस्टम नहीं था और इतना इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाले लोग नहीं थे और हमारे एक्शन के बाद हुए, तो इन्होंने वज़ीर का भी भैंसों का बाड़ा बनवाया, जो सरदार शाह साहब हैं उनका भी भैंसों का बहुत बड़ा बाड़ा है। और मुझे जो ज़राए ने बताया है, ये अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जब ये वज़ीर नहीं थे उस वक्त इनके पास एक पुरानी गाड़ी थी, खाने को लिए और पीने के लिए अब कहें ना कि इतनी औकात नहीं थी, लेकिन अब उनके पास अरबों रुपए की ज़मीन है सिर्फ उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में, मीरपुर ख़ास उमरकोट में, और करोड़ों रुपए का भैंसों का बाड़ा है। और इसके साथ इनके भाई हैं जो सरफराज शाह साहब, सारे मामलात वो चलाते हैं। अब इनको इस बार जो है कल्चर डिपार्टमेंट नहीं मिला तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन वो चाहते हैं कि एजुकेशन के साथ उनको कल्चर भी मिल जाए ताकि दोबारा वो हाथ साफ करें। तो आज की स्टोरी ये है। आई होप कि आप इससे समझ सकते हैं कि ये छोटे मामूली मुलाजिम किस तरह से सिंध के अंदर उन्होंने अपनी सल्तनत बनाई हुई है। थैंक यू सो मच।